अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 सेट से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेट की डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन और मज़ीद दीगर चीज़ें उसके हवाले से हमने डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग का कॉन्सेप्ट समझा था कि कहाँ किसका इस्तेमाल किया जाता है, इन सिंबल का मकसद क्या होता है। तो आज इससे रिलेटेड हमारे पास एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी में सबसे पहले कहा जा रहा है कि भाई फॉर ए इज इक्वल टू दिस फिल द ब्लैंक्स विद सिंबल दिस एंड दिस। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इनको हमने जो है वो इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है 4-A। अब इस डैश में इन दोनों सिंबल्स में से कौन सा आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। अब हमने फैसला कैसे करना है, हमने फैसला क्या देख के करना है, हमने देखना है कि क्या 4 इस सेट ए में मौजूद है, क्या 4 सेट ए का हिस्सा है। अगर है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा, और अगर 4 सेट ए का हिस्सा नहीं है यानी सेट ए में 4 मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो है वो डज नॉट बिलोंग का सिंबल आ जाएगा। तो अब हमने देखा कि सेट ए में क्या 4 मौजूद है, बिल्कुल 4 मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सिंबल आ गया, यहाँ पर आ गया बिलोंग्स टू का सिंबल आ गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि 1-A, क्या 1 ए का हिस्सा है, क्या 1 सेट ए में नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसी तरीके से थर्ड पार्ट की तरफ अगर बढ़े तो क्या लिखा हुआ है 6-A। अब देखना है कि क्या 6A का हिस्सा है या नहीं है, क्या 6A में मौजूद है या नहीं है। बिल्कुल मौजूद है, तो क्या हो गया 6 बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट, क्या 9th A का हिस्सा है, क्या 9th A में मौजूद है, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, डज नॉट बिलोंग। 2A में मौजूद है, बिल्कुल है, तो क्या आ गया, बिलोंग्स टू। 8A में मौजूद है, बिल्कुल है, तो क्या आ गया, बिलोंग्स टू आ गया। क्लियर हो गई है ये बात, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अगली एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज समझनी है कि हमारे पास सेट की जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि टेबुलर फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो हमारे पास हमारे क्लास 6 के सिलेबस में जो फॉर्म मौजूद है वो है टेबुलर फॉर्म, और सिर्फ हमने इसी को डिस्कस करना है, इसी को समझना है। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, ये जो हमारे पास लिखी हुई है ना, ये टेबुलर फॉर्म कहलाती है। यानी करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को अगर लिखा हुआ है तो वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, और अगर स्टेटमेंट के जरिए कुछ लिखा हुआ तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। तो अब यहाँ पे ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये कहलाती है टेबुलर फॉर्म, और ये जो लिखा हुआ है ये कहलाती है, ये फॉर्म जो है वो सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी तरीके से अब हमें कहा जा रहा है कि आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है, आपने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है, कह रहा है राइट द गिवन सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये जो सेट्स गिवन है इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन से हैं, ABCDEFG, ए से लेकर जी तक तमाम के तमाम क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अब जो शुरू के 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स है ना, बस वो लिखे जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई सेट को जो है वो करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट, यानी सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। तो अब हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन कर दिया और शुरू के 5 अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है वो लिख लिए ABCDE, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म आ गई। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। क्या मतलब कि हमें ऐसा सेट बनाना है कि जिसमें 12 के तमाम फैक्टर्स मौजूद हों। अब कौन से हैं वो तमाम नंबर्स, कौन से हैं, वो है 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इटसेल्फ। तो 1 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, और 12 अपने टेबल में भी आता है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो उनके टेबल में आ सकता हो। अब सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 कौन से हो गए, ये हो गए। अब ये सेट बन गया किसका, 12 के फैक्टर्स का। थर्ड पार्ट है सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम F।
अब हमें जो हमारे डेज नेम होते हैं उसमें से उन डेज का नाम लिखना है सेट में कि जो एफ से स्टार्ट होते हैं। तो हमने कहा वो कौन से डेज हैं, वो कौन से डेज हैं जिनकी स्पेलिंग एफ से स्टार्ट होती है, जिनका नाम एफ से स्टार्ट होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे है। तो हमने जो है वो अपने सेट में क्या लिख लिया, फ्राइडे लिख लिया, क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं है जो एफ से स्टार्ट होता है। मंडे एम से स्टार्ट होता है, ट्यूसडे टी से स्टार्ट होता है, वेडनेसडे डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, थर्सडे टी से स्टार्ट होता है, सैटरडे एस से, संडे भी एस से। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वो वर्ड था जो एफ से स्टार्ट हो रहा था, वो कौन सा था, फ्राइडे। और वीक डेज में सिर्फ एक ही नाम हमें मिला कि जो एफ से स्टार्ट हो रहा था, वो हमने अपने सेट में लिख लिया। लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट में कह रहे हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब सेट तो तब बनाएंगे जब नेचुरल नंबर पता हो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 और इसी सीक्वेंस में अगर आगे चले जा रहे हैं, आगे ही चलते जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कह रहे हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स में हमारे पास आ गया 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास सेट है किसका, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। ये हमारे पास आ गई टेबुलर फॉर्म। हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई थी, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया और बड़ी आसान सिंपल तरीके से हमने इसको लिख लिया। एक्टिविटी के बाद अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, जिसमें हमें कहा जा रहा है, अच्छा अभी तक हमने जो कुछ सीखा अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी। जैसा कि हमने सेट की डेफिनेशन सीखी, हमने बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग का इस्तेमाल सीखा, इसी तरीके से हमने टेबुलर में कन्वर्ट करना सीखा, टेबुलर फॉर्म में जाना सीखा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। जैसा कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, टेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। अब हमारे पास ये 6 पार्ट्स हैं और इनमें से हमने बताना है कि कौन से सेट हैं। अब किसके आगे टिक लगाएंगे कि जो सेट की डेफिनेशन पे उतर रहा हो, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन कि जो डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो। तो अब जिस भी स्टेटमेंट को पढ़ के हमें ये लग रहा होगा कि ये वेल डिफाइंड है इसके ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट हैं, तो हम उसको कह देंगे कि ये सेट है। और जिस पे ऐसा लगेगा कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है और वेल डिफाइंड नहीं है, दोनों में से कोई एक भी चीज़ की कमी हो, तो फिर ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये सेट का हिस्सा यानी ये सेट नहीं है। सबसे पहला पार्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। क्यों? क्योंकि तमाम प्रेसिडेंट्स अलग होंगे, यानी तो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, और हमें पता है कि भाई कौन है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स, कौन रह चुके हैं, कौन करंटली है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेट। सेकंड क्या है, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। तो क्या जितने भी कैप्टन्स रह चुके हैं, जितने भी कैप्टन्स बने हॉकी टीम के, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं, उनके नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इसी तरीके से क्या सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो हमने कहा कि ये भी जो है वो सेट की डेफिनेशन पे उतर रहा है, तो ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, ये डेफिनेशन पे नहीं उतर रहा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरीके से पार्ट 4, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं होंगे। इसी तरीके से पार्ट 6, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। अब आप अपने स्कूल में मौजूद इंग्लिश टीचर्स के बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन आपको इंग्लिश पढ़ाता है, आपके स्कूल में कितने इंग्लिश टीचर्स हैं, किस किस के क्या क्या नाम है। तो ये वेल डिफाइंड भी है और हर टीचर दूसरे टीचर से मुख्तलिफ है, तो ये डिस्टिंक्ट भी हो गया। तो इसका मतलब ये सेट है। तो पहले सवाल में क्या पूछा जा रहा था कि आपने बताना है कि कौन कौन से इसमें से सेट्स हैं, वो हमने बता दिया। सिर्फ 3 हमें जो है वो सेट नजर आए, पहला, दूसरा और आखिरी। सेकंड क्वेश्चन जो अभी हमने पिछली एक्टिविटी में सीखा था कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग के सिंबल का इस्तेमाल। तो अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड b इज इक्वल टू a b c d, fill in the blanks with the symbols belongs to और does not belong। तो अब हमें इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले 5-a, क्या 5a का हिस्सा है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया,
यहाँ पे हमने बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया। 9 ए, क्या 9 ए में मौजूद है? क्या सेट ए में 9 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो डज नॉट बिलोंग। M-A, क्या M A में मौजूद है? नहीं मौजूद, तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल लग गया। C-B, क्या C B में नजर आ रहा है? सेट B में क्या C मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, तो इसका मतलब C बिलोंग्स टू B। B-B, क्या B का हिस्सा है? क्या एलिमेंट B सेट B का हिस्सा है? बिल्कुल है, तो एलिमेंट B बिलोंग्स टू सेट B। 7-B, क्या 7B में मौजूद है? नहीं मौजूद, तो इसका मतलब 7 डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी तो मैं आपको सारे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, लेकिन आगे चल के कुछ मैं सिखाऊंगा, कुछ आपने करने होंगे। तो साथ साथ मेहनत करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ मैं ही सॉल्व करता रहूंगा, सिर्फ मैं ही समझाता रहूंगा, आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी सॉल्व करना नहीं आएगा। तो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं उसके साथ साथ आपने खुद प्रैक्टिस भी करनी है। अब जैसे मैंने ये समझा दिया ना, अब आपने इसको खुद करके देखना है। मैंने ये समझा दिया, आपने खुद इसको देखना है, आपने खुद इसको समझना है, आपने खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन निकाल के बैठ गए और साहब के रेसेस धर लिए, ऐसा नहीं करना है। आपने समझना है और फिर जो समझ में आए उसके मुताबिक आपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है।